भारत के राष्ट्रपति, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है ना? ये हमारे पूरे गणतंत्र का प्रतीक है। पर सोचिए, देश के इस सबसे बड़े पद पर जो बैठते हैं, उन्हें चुना कैसे जाता है? असल में उनके पास कितनी ताकत होती है? चलिए, आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। भारत का पहला नागरिक कौन है? अब ये सिर्फ कोई जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है, इसका जवाब हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के टॉप को दिखाता है। और जवाब है भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट या पहले नागरिक ही नहीं है, बल्कि हमारी तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर भी वही होते हैं। मतलब ये एक ऐसा पद है जो बहुत ज्यादा सम्मान और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है। पर यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। देखिए, कागज पर यानी संविधान के हिसाब से सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के नाम पर है, लेकिन असल में उस पावर को इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ असली जवाबदेही जनता के चुने हुए नुमाइंदों की होती है। तो फिर सवाल उठता है कि इस सबसे ऊंचे पद तक पहुंच कौन सकता है? मतलब कौन बन सकता है भारत का राष्ट्रपति? क्या शर्तें हैं इसकी? देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट है, कह सकते हैं। पहली और सबसे ऑब्वियस बात, भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, उनमें लोकसभा का मेंबर बनने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, वो सरकार के अंदर कोई भी लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होने चाहिए। इसका मकसद एकदम साफ है, ये पक्का करना कि राष्ट्रपति पूरी तरह से इम्पार्शियल रहें। और हाँ, एक और चीज, उम्र। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल तो होनी ही चाहिए। इसके पीछे सोच ये है कि इस उम्र तक वो जरूरी तजुर्बा और मैच्योरिटी आ जाती है जो देश के सबसे बड़े पद के लिए चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इन शर्तों को पूरा करता है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? अब आते हैं इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पर, जो कि काफी दिलचस्प है। तो चुनाव लड़ने की शुरुआत होती है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट से, 15,000 रुपये। अब ये रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसे रखने का मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही इस रेस में शामिल हों। लेकिन सिर्फ पैसों से तो काम नहीं चलता है ना। असली चुनौती तो पॉलिटिकल सपोर्ट जुटाने की है। किसी भी उम्मीदवार के नॉमिनेशन के लिए 50 सांसद या विधायक, जिन्हें हम प्रस्तावक कहते हैं, उनका नाम आगे बढ़ाते हैं, और फिर 50 दूसरे सांसद या विधायक, जिन्हें अनुमोदक कहते हैं, उस नाम का समर्थन करते हैं। मतलब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने से पहले ही कम से कम 100 चुने हुए प्रतिनिधियों का सपोर्ट चाहिए। तो ये चुनाव होता कैसे है? हम लोग यानी आम नागरिक सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालते। हमारे चुने हुए एमपीज और एमएलएज वोट करते हैं। इसीलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और ये वोटिंग भी एक बड़े खास सिस्टम से होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि वोटर किसी एक कैंडिडेट को नहीं चुनता, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें रैंक देता है। ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी, ये तीसरी। और ये पूरी प्रक्रिया सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान से होती है। अब चुनाव हो गया, नतीजा आ गया, तो चुनाव जीतने के बाद शुरू होती है पद संभालने की प्रक्रिया। जीतने के बाद नए राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस के सामने शपथ लेते हैं। और ये सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं है, ये एक बहुत ही पवित्र वचन है कि वो अपनी पूरी क्षमता से संविधान और कानून की रक्षा करेंगे। ये उनके पद की सबसे बड़ी, सबसे अहम जिम्मेदारी है। और इसी शपथ के साथ राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल ऑफिशियली शुरू हो जाता है। चलिए, अब जरा राष्ट्रपति की शक्तियों और उनसे जुड़े जो संवैधानिक नियम हैं, उन पर नजर डालते हैं। हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं जो इस पद को खास शक्तियां भी देते हैं और सीमाएं भी तय करते हैं। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 72, ये राष्ट्रपति को किसी की सजा माफ करने की शक्ति देता है। दूसरी तरफ है आर्टिकल 61, जिसमें उन्हें पद से हटाने की जो बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, महाभियोग, उसका जिक्र है। और हाँ, आर्टिकल 71 ये साफ करता है कि अगर इलेक्शन को लेकर कोई भी विवाद हुआ तो उसे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। तो ये महाभियोग या इम्पीचमेंट आखिर है क्या चीज? देखिए, ये संसद के अंदर होने वाली एक किस्म की न्यायिक प्रक्रिया है, मतलब क्वासी जुडिशियल। अगर राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगे, तब उन्हें हटाने के लिए इसे शुरू किया जा सकता है। ये एक बहुत बहुत गंभीर और दुर्लभ प्रक्रिया है। इतनी दुर्लभ कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
तो फिर एक राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म कैसे होता है? सबसे आम तरीका तो यही है कि वो अपने 5 साल पूरे करें। इसके अलावा वो खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं। तीसरा, जैसा हमने देखा, महाभियोग के जरिए उन्हें हटाया जा सकता है, या फिर दुर्भाग्य से पद पर रहते हुए उनका निधन हो जाए। और अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देने का फैसला करते हैं तो उन्हें अपना लिखित इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति को सौंपना होता है। और ये सब बातें हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती हैं, नाम मात्र या वास्तविक। भारत के राष्ट्रपति के पास असल में कितनी शक्ति है? देखिए, ये पद एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका है। एक तरफ वो संविधान के रक्षक हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के सिर्फ औपचारिक प्रमुख। शायद उनकी असली शक्ति कानून की किताबों में नहीं, बल्कि इस पद की गरिमा और उसके नैतिक अधिकार में है। इस बारे में सोचना हमारे लोकतंत्र की समझ को और भी गहरा बनाता है।